जी, सुबह-सुबह आना लोगों के लिए मुश्किल लग रहा है मेरा ख़्याल है। वेरी फ्यू पीपल हैव जॉइन्ड। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है।
जी, मैं ख्याल है लंबा वेट करना पड़ेगा हमें, क्या है? हेलो। यस सर। जी, आप लोगों की कभी क्लास हुई है कोई सुबह 9 बजे? सर 9:30 होती है ईएम की क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लोग 9:30 तक आते हैं? यस सर। थोड़ा सा वेट करना है। जी, स्क्रीन शेयर हो गया आपके पास? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ये हमने कर लिया था चीज़ें। इसका एक आखिरी टॉपिक है वो हम कर लेते हैं। वो है इंसिडेंट मैनेजमेंट। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। इंसिडेंट मैनेजमेंट, तो इंसिडेंट क्या है? कहते हैं ना किसी के साथ इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब होगा इंसिडेंट का, तो बताएगा? अचानक कुछ हो जाना। अचानक कुछ हो जाना, ठीक है। और कोई मतलब? और बताएं, और क्या कौन सा मतलब है इसका? सर कोई एक्सीडेंट आने का। एक्सीडेंट, हाँ मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था कि एक्सीडेंट का लफ्ज़ आ जाए। ठीक है, देखिए एक्सीडेंट में ना, एक्सीडेंट में और इसमें फ़र्क ये होता है कह सकते हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट में ज़रूरी नहीं है कि लॉस हो, एक्सीडेंट में लॉस होता है। तो इंसिडेंट एक इवेंट होता है, ठीक है। कोई भी इवेंट है वो एक इंसिडेंट है, और एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ भी है, एन इंसिडेंट इज एन इवेंट दैट कुड लीड टू अ लॉस। इससे लॉस हो सकता है, बचत भी हो सकती है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हो जाएगा तो फिर तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा, ठीक है। एन इंसिडेंट इज एन इवेंट दैट कुड लीड टू लॉस ऑफ और डिसरप्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन सर्विसेज और फंक्शन, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उससे क्या होगा, आपके पास आपकी जो सर्विसेज हैं, जो फंक्शंस आप कर रहे हैं, उसमें लॉस हो सकता है, उसमें डिस्ट्रप्शन हो सकता है। इसका मतलब है कि आप लोगों को सर्विस नहीं दे सकेंगे, अपना फंक्शन नहीं कर सकेंगे, लोगों को सर्विस नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंसिडेंट है, और ज़ाहिर है कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो, क्योंकि इंसिडेंट होगा तो सर्विसेज डिस्टर्ब होंगी, ठीक। अच्छा, इंसिडेंट के लेवल्स क्या हैं? एक इंसिडेंट हो सकता है जो कि नेग्लिजिबल हो, मतलब कोई ख़ास नहीं है, हुआ है लेकिन इससे कोई हमें गड़बड़ नहीं हुई, तो कॉजिंग नो परसेप्टेबल और सिग्निफिकेंट डैमेज, कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ उससे। कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ शेयर किए हमने, such as a very brief operating system crash with full information recovery or momentary power outage with UPS backup. बिजली चली गई लेकिन हमारे पास चूंकि यूपीएस है, अच्छा लेट्स से हमारा जो बड़ा सिक्योर सिस्टम है और बिजली नहीं जाती है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन चली गई, तो ये एक इंसिडेंट है, लेकिन बैकअप पे हमारे पास यूपीएस था,
तो जो थोड़ी देर के लिए बिजली गई तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये एक माइनर सा इंसिडेंट है, सॉरी नेग्लिजिबल इंसिडेंट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा क्रैश कर गया था चंद सेकंड्स के लिए, तो ये हमारे पास एक नेग्लिजिबल चीज़ है। जी बात समझ आती है? Yes, sir. ओके गुड। अच्छा माइनर इंसिडेंट में क्या जी, ज़्यादा नेग्लिजिबल नहीं होगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। प्रोड्यूस नो negative material of relative importance or financial impact। तो माइनर इंसिडेंट नेग्लिजिबल नहीं है, यानी से आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इससे कोई खासा नुकसान आपका नहीं हुआ, ठीक है, इससे आपके सिस्टम पे आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट कोई ज़्यादा नहीं आया। अच्छा, असल चीज़ इसके लिए हम बात करना चाह रहे हैं वो है मेजर इंसिडेंट और क्राइसिस। मेजर इंसिडेंट क्या है जी? मेजर इंसिडेंट ये है कि इससे आपके पास एक नेगेटिव मटेरियल इम्पैक्ट आएगा एंड मे अफेक्ट अदर सिस्टम डिपार्टमेंट और इवन आउटसाइड क्लाइंट्स। फॉर एग्जांपल आप पे कोई बड़ा वायरस अटैक हो जाता है, कोई हैकर अटैक हो जाता है, ये तो फिर आपके पास एक ठीक ठाक किस्म का मेजर इंसिडेंट है, और इससे आपके पास मटेरियल किस्म ठीक ठाक किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्राइसिस ज़ाहिर है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंसिडेंट है। पढ़ लेते हैं इसको, डिस्कस कर लेते हैं। तो क्राइसिस क्या है जी? एक मेजर इंसिडेंट है दैट हैव सीरियस मटेरियल और relative importance impact on the continued functioning of the business and may also adversely impact other systems or third parties. The severity of the impact depends on the industry and circumstances, but is generally directly proportional to the time elapsed from the inception of the incident to incident resolution. तो क्राइसिस क्या है जी? एक मेजर इंसिडेंट है, इससे आपके बहुत सारे सिस्टम लंबे अरसे के लिए डाउन हो सकते हैं, ठीक है, ना सिर्फ आपके सिस्टम बल्कि औरों के सिस्टम्स भी। औरों के सिस्टम का मतलब है कि जिनसे आप कनेक्टेड थे। फॉर एग्जांपल आप एक बैंक हैं, ठीक है, और आपका बैंक का जो एटीएम नेटवर्क है वो दूसरे बैंक से कनेक्टेड है। ये बात समझ आ रही है जी? आपका सिस्टम डाउन हो गया है, ठीक, उस पर कोई ऐसा हैकर अटैक हुआ है जिससे रिकवरी में आपको बहुत टाइम लग रहा है, और प्लस ये कि जी आपके एटीएम नेटवर्क से जो चीज़ अटैक है वो दूसरे एटीएम्स पे भी चला गया, दूसरे बैंक्स के भी, तो ये फिर एक क्राइसिस हो गया। जी ये बात समझ आती है? Yes, sir. गुड। अब इंसिडेंट मैनेजमेंट करते कैसे हैं आप? उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? Let us see those. So, incident management focuses on providing increased continuity of services by reducing or removing the adverse effect of disturbance to IT services and covers almost all non-standard operations of IT services. अच्छा, ये मैं आपको इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग इसको देख लें, क्योंकि यहाँ थोड़ा से बड़े सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो पढ़ने से ये है कि वो चीज़ भी आपके जहन में रहेगी। तो सेंट्रल इंसिडेंट मैनेजमेंट का यही है कि आपकी सर्विसेज जारी रहनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपका काम है। आप एयरलाइन है तो आपकी जो भी सर्विस कस्टमर को है, आप एक बैंक हैं, आप एक हॉस्पिटल हैं, तो आपकी सर्विसेज जो है वो विदाउट डिस्टर्बेंस जारी रहनी चाहिए। दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ इंसिडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके लिए ज़रा आपके पास प्रायोरिटीज़ भी सेट होनी चाहिए। कभी कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? फॉर एग्जांपल
आपके सिस्टम क्रैश कर गया, ठीक है, वायरस की वजह से या हैकर अटैक की वजह से सिस्टम क्रैश कर गया, तब आप पूरे सिस्टम को रिकवर करेंगे या आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि नहीं, वो जो आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस हैं जो कस्टमर्स यूज़ करते हैं, उनको आप पहले देखें। तो आमतौर से प्रायोरिटी यही होती है और ये चीज़ डिफाइंड होती है कि अगर हमारे पास सिस्टम क्रैश हो गया, कोई मसला हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो सबसे पहले तो हम ये जो कस्टमर सर्विस का सिस्टम है इसको रन करेंगे। इसके बाद हम अपना लेट्स से सेल्स का सिस्टम को अप करेंगे और उसके बाद जो है फिर बाकी सिस्टम्स को करेंगे, ठीक। अच्छा, अब बाज़ औक़ात कुछ छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो होते हैं और उनको हम रिजॉल्व नहीं करते, और ये बात हमने की थी। एक चीज़ होती है एस्केलेशन, ये लफ्ज़ है एस्केलेट। तो कुछ इंसिडेंट अगर छोटा मोटा था, हमने उसको इग्नोर किया, तो ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन इंसिडेंट्स को एस्केलेट करना चाहिए टॉप मैनेजमेंट के पास, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट को आप एस्केलेट करें ताकि उनको बताएं और वो उसको देखें, क्योंकि बाज़ का ज़ाहिर है कि आपने देखा होगा किसी भी डिपार्टमेंट के पास कोई चीज़ है वो अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो कोई भी इंसिडेंट इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन अदर वर्ड्स कोई भी इंसिडेंट इग्नोर नहीं होना चाहिए। आईएएस मैनेजमेंट को उसे देखना चाहिए, और अगर वो नहीं देखते वो अगर नहीं देखते तो इट शुड बी एस्केलेटेड, टॉप मैनेजमेंट के पास उसको जाना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ क्लियर है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट हमेशा रिएक्टिव होती है, इंसिडेंट होता है तो फिर उसको आप देखते हैं, ठीक, और कोशिश करते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब है कि उस लेवल पे आ जाएं जो एसएलए में डिफाइन किया हुआ है। एसएलए क्या है जी? बात हुई है पहले एसएलए की। Anybody remembers SLA? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। वेरी गुड। तो जो भी आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, आईज डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट से, अकाउंट से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, सबसे एक एसएलए होता है। तो अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो आप कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पे अपने एसएलए के मुताबिक चीज़ों को सही करें। क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट में? तो जो भी आपके पास इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले आप क्लासिफाई करते हैं कि ये मेजर है, माइनर है, क्राइसिस है, क्या है, ठीक है। फिर उसको आप असाइन करते हैं स्पेशलिस्ट को कि जो उस क्राइसिस को, जो उस मेजर इंसिडेंट को, जो उस माइनर इंसिडेंट को हैंडल कर सकता है, ठीक। फिर ज़ाहिर है कि उस इंसिडेंट को आप रिजॉल्व करते हैं और फिर उसे क्लोज करते हैं। तो ये आपके पास स्टेप्स होते हैं: क्लासिफिकेशन, असाइनमेंट एंड देन क्लोजर। अच्छा, जो भी इंसिडेंट हो उसको हमें डिटेक्ट भी करना चाहिए, डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए, रिजॉल्व भी करना चाहिए, रिपोर्ट भी करना चाहिए। अच्छा, रिकॉर्ड कहाँ करें ऐसे आप? एक लॉग बना लें। अब लॉग जो है कागज़ बेस भी हो सकता है, कागज़ पे आपने नोट कर लिया, या ऑटोमेटेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक अहम चीज़ है कि लॉग के अंदर आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि जिस बंदे ने ये एंट्री की है लॉग में कि हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ है, वो बंदा क्लोजिंग एंट्री ना डाले उसके अंदर कि सही हो गई है, रेजोल्यूशन की एंट्री ना डाले। क्योंकि अगर मैं ही इनिशिएट करता हूँ और मैं ही क्लोज करता हूँ तो हो सकता है कि कोई इनिशिएट मैंने की है, देन आई रियलाइज़ कि यार ये शायद हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, लेकिन सिस्टम में मैंने झूठ लिख दिया कि हाँ ये इंसिडेंट रिजॉल्व हो गया। तो एंट्री के एक इंसिडेंट हुआ है, ये कोई और करेगा, ये इंसिडेंट क्लोज हो गया है, सॉल्व हो गया है, इसकी एंट्री कोई और करेगा। ये बात समझ आती है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा जी,
अगली चीज़ क्या है कि जो भी एरर्स हैं उनको आप कोशिश करें, जो भी मसले आए उनको टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व करें, ठीक है। आपके पास एस्केलेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, बात कर चुके हैं हम। एस्केलेशन का प्रोसीजर का मतलब ये है कि ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए कि अगर एक प्रॉब्लम जिसे सॉल्व होना था 2 दिन में वो नहीं हुआ तो ये फिर सीनियर मैनेजमेंट के पास चली जाएगी। तो ये प्रोसीजर आपने बनाया हुआ है। अच्छा, आपका क्या काम है एज एन ऑडिटर? आपका काम यह है कि आप चेक करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम रिपोर्ट्स हैं, जो लॉग्स हैं, उन्हें आप चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो रिकॉर्ड हो रही है, प्रॉब्लम रिकॉर्ड हो रही है टाइमली मैनर में, और ये प्रॉब्लम, ये इंसिडेंट उसी बंदे को दिया जाता है जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, और फिर उसे सॉल्व किया जाता है, और फिर सॉल्व करने के बाद लॉग में इसकी एंट्री होती है या नहीं। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है एज एन ऑडिटर। जी एवरीवन, यस सर। अच्छा जी, अब आपके पास कोई भी इंसिडेंट होता है तो हेल्प डेस्क का काम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और आपको खुशी होगी हेल्प डेस्क आप पहले भी कम से कम 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं। हेल्प डेस्क का काम होता है कि वो आपको हेल्प करे, जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें आपको हेल्प करें, ठीक है। आपको सिस्टम को रन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको हेल्प करें। हेल्प डेस्क का काम ये भी होता है कि कोई जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो उस पर भी वो आपको अपडेट करता है कि जी देखिए आप ये टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, इससे काम बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेल्प डेस्क का ये भी काम होता है कि कोई भी इंसिडेंट होता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, वो उसको डॉक्यूमेंट करें और उसे रिजॉल्व करवाएं, ठीक है। और अगर कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा तो उसको एस्केलेट करें, उसको ऊपर लेके जाएं, ऊपर की मैनेजमेंट को बताएं। जी, सिंपल स्टफ। यस सर। अच्छा, जब आप इंसिडेंट मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें नेटवर्क मैनेजमेंट टूल आपके बड़े काम आ सकते हैं। ये नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स जो हैं ये आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स देते हैं बेसिकली आपके नेटवर्क के मुतालिक। फॉर एग्जांपल रिस्पांस टाइम रिपोर्ट्स। रिस्पांस टाइम का कई दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, पहले दोबारा बात कर लेते हैं कि सिस्टम का रिस्पांस कैसा है। जब मैं कोई कमांड देता हूँ तो कितना टाइम लेता है, ठीक है। अगर रिस्पांस टाइम नॉर्मल है, गुड, ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कहीं इशू है, कोई हार्डवेयर इशू हो सकता है, इनपुट आउटपुट का इशू हो सकता है, प्रोसेसिंग का इशू हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हाईलाइट होने लगती है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो क्या रीज़न है, तो फाइंड आउट करें और उसे रिजॉल्व करें। फिर डाउन टाइम रिपोर्ट्स होती हैं। डाउन टाइम रिपोर्ट्स बेसिकली आपको ये बताती हैं कि सिस्टम कब डाउन रहा। डाउन का मतलब है कि बंद रहा, ठीक है। तो वो डाउन टाइम रिपोर्ट्स आपको बता देती हैं कि सिस्टम जो है इस वक्त अवेलेबल नहीं रहा, और आप देख रहे हैं कि आपका सिस्टम का डाउन टाइम बढ़ रहा है, वो ज़्यादा अर्से ख़राब रह रहा है, बंद रह रहा है, तो ये फिर आपके लिए सीरियस बात है। इसका हेल्प डेस्क रिपोर्ट आपके पास आ रही होती है कि कस्टमर को किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, किस किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उससे भी आपको अंदाज़ा होता रहता है एंड यू कीप टेकिंग एक्शन। अच्छा, साथ ही साथ नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स में आपके पास ऑनलाइन मॉनिटर्स भी हैं। तो ये मॉनिटर्स बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन जो है वो सही हो रही है या नहीं। आपकी डिफरेंट ब्रांचेस में डेटा जा रहा है, डेटा सही जा रहा है, सही आ रहा है, कस्टमर के पास डेटा जा रहा है, एक्यूरेटली जा रहा है, फुल्ली ट्रांसमिट हो रहा है, ये भी आप चेक करते रहते हैं। और ये जो आपके पास नेटवर्क मॉनिटर्स हैं, अगली चीज़ ये आपको स्टेटस दिखाते रहते हैं। आपके पास स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आती रहती है कि आपके पास जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं, नोड्स का मतलब है कंप्यूटर्स, तो कौन कौन से कंप्यूटर्स अप हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स डाउन हैं, ठीक है। तो आप एक डिस्प्ले आपके पास आता रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक ATM का नेटवर्क है तो हम जानना ये हमें डिस्प्ले करता रहेगा
कि कौन कौन से एटीएम्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से एटीएम्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस अप हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस डाउन हैं, ये आपको शो करते रहेंगे। इसके अलावा आपके पास नेटवर्क एनालाइजर्स होते हैं, वो आपको नेटवर्क यूजेज रिपोर्ट देते रहते हैं कि कौन सा नेटवर्क कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है, किस चैनल पे कितना डेटा आ रहा है जा रहा है, ये आपको पता चलता रहता है। इसके अलावा आपके पास एक और नेटवर्क मैनेजमेंट टूल है, दैट इज़ SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इससे आप जितने भी आपके इक्विपमेंट है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उनकी आप रिमोट सेटिंग कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप कई कंप्यूटर है किसी और शहर में, उसकी सेटिंग आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उस कंप्यूटर की, उस मशीन की क्या परफॉर्मेंस चल रही है वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं यहाँ बैठ के, ठीक। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं बेसिकली हमें इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करने में, डॉक्यूमेंट करने में और फिर उनके रेजोल्यूशन करने में मदद देती है। जी, बात समझ आती है? यस सर। Great. अच्छा जी, तो now we move towards the last topic of your course. और वो लास्ट टॉपिक आपका है ये जी, 5वां टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि ऑडिट का कुछ आइडिया आप हो चुका है कि ऑडिट का काम है बेसिकली कि आप जाएं और चीज़ों को चेक करें, ठीक है। लेकिन चीज़ों को चेक करने से पहले आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप कि अब आपको वो आसान लगेगी, क्योंकि हमने ऑडिटर का जिक्र 3-4 टॉपिक्स के अंदर किया है, तो यहाँ आप थोड़ा सा प्योर ऑडिटिंग की चीज़ें हम देख लेते हैं, एंड आई एम श्योर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो ये टॉपिक है आपका द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कई चीज़ें देखनी है आपने। तो सबसे पहले ऑडिट मिशन एंड प्लानिंग। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग क्या होती है। वैसे हम कह चुके हैं ऑडिटिंग इज चेकिंग, इज इंस्पेक्शन, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ऑडिटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मैं ऐसे उठ के चला गया और जाके चीज़ें चेक करना शुरू कर दी, तो ये ऑडिटिंग कराएगी? नो सर। नो। हाँ, मैंने प्लान किया है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है और फिर मैंने जाके सिस्टमैटिकली चीज़ों को देखा है, तो ऑडिटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि सिस्टमैटिक को, ऐसे नहीं कि उठ के आप चले गए और आपने कहा जी मैं ऑडिट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, कॉम्पिटेंट हो। अब मैं अगर नेटवर्क को, हम तो चुके आईटी की बात कर रहे हैं तो मैं आईटी की एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं नेटवर्क को ऑडिट करना चाहता हूँ, मुझे नेटवर्किंग का पता ही नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल सिस्टम डेवलपमेंट को ऑडिट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सिस्टम डेवलपमेंट का पता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये आप लोग बताएं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? सर एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल तो चले हो ही जाएगा, बाहर से बुला रहे हैं ना, इंटरनल। इंटरनल। सॉरी सर एक्सटर्नल ऑडिटर को बाहर से बुलाते हैं, इंटरनल ऑडिटर को लेकिन क्या बाहर वाला इंडिपेंडेंट हो सकता है? जरूरी तो नहीं है। सर एक फर्म के अंदर होते हैं और एक अलग से भी ऑडिटर होते हैं ना। ये बाहर से अगर कोई बंदा आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मेरा भाई ऑडिटर है तो इंडिपेंडेंट तो नहीं वो। तो ये बाहर और अंदर का इतना मामला नहीं है सर, जिसका कंपनी से कोई रिलेशन ना हो सर। हाँ, उसका कोई रिलेशन ना हो, उसका कोई बेनिफिट ना हो, उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑडिट करने आया हूँ और आपकी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स मेरे पास हैं, तो मैं इंडिपेंडेंट तो नहीं हूँ, आपको नहीं पता है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि मेरा इंटरेस्ट तो है इसके अंदर ना। तो
इंडिपेंडेंट का मतलब है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आती है जी? यस मेरा सर। इंटरेस्ट अगर आ गया तो फिर मेरी इंडिपेंडेंस जेपरडाइज हो जाएगी और मैं जो है फिर चीज़ों को शायद ऐसे देखूं कि जिनसे मेरा फ़ायदा, मेरा इंटरेस्ट जो है वो हार्म ना हो। बात समझ आती है जी? जी तो सर। एक ही लाइन में खासी चीज़ें सीखने वाली हैं कि ऑडिट सिस्टमैटिक चीज़ है, कॉम्पिटेंट बंदा करेगा, इंडिपेंडेंट बंदा करेगा और ऑब्जेक्टिवली करेगा। प्लीज़ जज्बात नहीं होंगे, जज्बात नहीं होंगे। मैं ऑब्जेक्टिवली काम करूंगा। ऑब्जेक्टिवली काम करने का मतलब है कि आई विल लुक एट द फैक्ट्स, आई विल लुक एट दी फैक्ट्स। फैक्ट्स। बगैर जज्बात के काम करेंगे और एविडेंस को कलेक्ट करेंगे और एविडेंस को इवैल्यूएट करेंगे और ड्यूरिंग कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन मैं बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर काम करूंगा। ठीक है। रिगार्डिंग असर्शंस का मतलब जो आपने क्लेम किए हुए हैं, आपने क्लेम किया हुआ है कि जी देखें हमारे नेटवर्क में ये सेटिंग्स हैं और ये सेटिंग्स जो हैं ऐसी ही होनी चाहिए, हमारे डेटाबेस में ये सारे कंट्रोल्स हैं। तो जो भी आपके असर्शंस हैं, जो भी आपके क्लेम्स हैं, उनको हम उनके मुतालिक एविडेंस जमा करेंगे। ठीक है। अबाउट एन इकोनॉमिक एंटिटी विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। या किसी इवेंट, मैं किसी इवेंट को भी तो ऑडिट कर सकता हूँ। आपके यहाँ फॉर एग्जांपल कोई डिज़ास्टर हो गया तो अब मैं आके इसको ऑडिट करके बता रहा हूँ कि डिज़ास्टर में क्या मसला हुआ है, क्या गलती है, कहाँ रूल्स फॉलो नहीं हुए। ठीक है। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस फिर हम एक ओपिनियन बनाते हैं और ये ओपिनियन जो है फिर हम देते हैं। अच्छा, ओपिनियन बनाते वक्त हम कुछ स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास हम यूज़ करते हैं IFRS को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उनको यूज़ करते हैं। अगर आप IS ऑडिट कर रहे हैं तो उसके अंदर इसाका के स्टैंडर्ड्स हैं। मैं दिखाता हूँ, वो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैंने यहाँ डाले आपको आइडिया देने के लिए और उनको येलो भी कर दिया है ताकि अगर उसको आप देख लें, लेकिन एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है जी। तो समरी है कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट आदमी, एक कॉम्पिटेंट आदमी करता है। ठीक है। और वो एविडेंस जमा करता है, उसको इवैल्यूएट करता है और उसके बाद वो ओपिनियन बनाता है कि चीज़ें सही हैं या नहीं। जी एवरीवन? जी सर। गुड। अच्छा जी, ऑडिट का मिशन क्या है जी? मिशन यही ऑडिट का कि आप अच्छी ऑडिट सर्विसेज दें, प्रोफेशनल ऑडिट सर्विसेज दें, ताकि जो क्लाइंट है उसको फ़ायदा हो। ठीक है। उसको फ़ायदा हो। क्यों फ़ायदा होगा? फ़ायदा ऐसे होगा कि अगर आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आप हर चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है। आप हर चीज़ को चेक करेंगे, आप उनकी फाइनेंशियल, ऑपरेशनल हर चीज़ को चेक करेंगे और ज़ाहिर है कि आप उनकी एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस, उनकी कंप्लायंस विद लॉज, ये सारी चीज़ों को चेक करेंगे। तो एज एन ऑडिटर आपका मिशन ये होता है कि आप मेक श्योर करें कि क्लाइंट को फ़ायदा हो। और फ़ायदा कैसे हो? उसकी हर चीज़ को चेक करें, उसकी एफिशिएंसी को, इंटेग्रिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, रूल्स को, और ज़ाहिर है कि अगर वो सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो क्लाइंट को फ़ायदा होगा। ठीक है। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? ये कुछ मिशन वाली बातें हैं, अगर आप नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम चेक करें कि जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप उनको कंप्लाई कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। एक और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो चीज़ें आपके पास कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल हैं या नहीं। चीज़ों की इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपके डेटा में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आप चेक करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। आप चेक करते हैं कि जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए हर एक के लिए वो अवेलेबल हैं या नहीं। आपका सिस्टम जो है वो रिलायबल है या नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब ऑडिट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं
अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, यूं कर लें, हम चेक करना चाहते हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, आपका सिस्टम रिलायबल है, आपके सिस्टम में कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, इंटेग्रिटी भी है और अवेलेबिलिटी भी है। इसे मिला के ना हम कहते हैं CIA। आपके सिस्टम में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम चेक करते हैं कि ये हैं या नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, वैसे 5 चीज़ें चेक कर, लेकिन ये 3 चीज़ें भी बड़ी अहम है, ज़्यादा अहम। अच्छा, कौन कौन से ऑडिट्स आप कर रहे हैं? फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं जिसका आपको पता है, ऑपरेशनल ऑडिट्स होते हैं कि आपके ऑपरेशंस सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड ऑडिट हो सकते हैं, इसमें कई डिपार्टमेंट्स का, कई सिस्टम्स का एक साथ ऑडिट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट्स हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को चेक कर लेते हैं हम। हमारा खैर इंटरेस्ट IAS ऑडिट है, ठीक है, और हमने पीछे कई टॉपिक्स के अंदर ये बात की कि एज एन IAS ऑडिटर आपने ये चेक करना, ये चेक करना, ये चेक करना। कुछ स्पेशलाइज ऑडिट्स भी हो सकते हैं कि एनर्जी ऑडिट करवा लिया आपने, ठीक है। और आजकल फोरेंसिक ऑडिट्स का बड़ा जिक्र चला हुआ है, फोरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि आप ऑडिट करके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये बात समझ आती है जी? जी यस सर। सर, कि आप फोरेंसिक ऑडिट करते हैं नॉर्मली जब कोई आपको लॉ इन्फोर्समेंट के रिव्यू के लिए कोई एविडेंस जनरेट करनी होती है, तो आप फोरेंसिक ऑडिट करते हैं, साइंटिफिकली बहुत डिटेल में ऑडिट करते हैं और ऐसे एविडेंसेस प्रोड्यूस करते हैं कि विच कैन बी यूज बाय लॉ इन्फोर्समेंट फॉर देयर एक्शन, ठीक है। अच्छा, जब कोई भी काम करना होता है ऑब्वियसली प्लानिंग से होगा काम, तो ऑडिट करना है तो ऑडिट की भी प्लानिंग होगी। पीछे डेफिनेशन हम देख कर आए हैं कि इट्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि मूड उठाया और चले गए, सिस्टमैटिक है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब प्लानिंग में आपने शॉर्ट टर्म में भी फोकस करना होता है और लॉन्ग टर्म में भी फोकस करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप इस एयरलाइन के, इस बैंक के, इस हॉस्पिटल के, इस होटल के IAS ऑडिट पे जा रहे हैं तो आपने प्लानिंग में शॉर्ट टर्म को भी देखना है और लॉन्ग टर्म को भी देखना है। शॉर्ट टर्म में क्या है जी? कंसिडर्स ऑडिट इश्यूज दैट विल बी कवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल के ऑडिट में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है उसको देखेंगे आप, ये शॉर्ट टर्म है। वैसे भी अगर आप देखें, जब भी आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें बात होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। तो शॉर्ट टर्म इज कंसिडर्ड अबाउट अ ईयर, लेस देन अ ईयर, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में क्या है? रिलेट्स टू ऑडिट प्लान्स दैट विल कंसिडर रिस्क related issues regarding changes in the organization IT's strategic direction that will affect the organization's IT environment. तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि आप ये चीज़ें भी कंसिडर करेंगे कि मैं ऑडिट तो कर रहा हूँ इस साल, लेकिन मुझे पता है कि ये इदारा जो है ये अपने लेगेसी सिस्टम को, अपने पुराने सिस्टम को हटाकर नया सिस्टम पे जाने वाला है, ठीक है। और अगले साल से इनके पास एक नया सिस्टम होगा जो अगले 2 साल में इम्प्लीमेंट होगा। तो नोट डाउन, 3 साल की बात हो गई, यस नो। इस साल मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये पुराने सिस्टम का ऑडिट आखिरी बार हो रहा है और अब जो है अगले साल से नया सिस्टम होगा और वो अगले साल से लगना शुरू होगा और 2 साल के अंदर पूरा होगा। तो 3 साल की बात हो गई, यस नो। यस सर। यस सर। मैंने इस चीज़ को भी से कंसिडर करना शुरू कर दिया कि जब नया सिस्टम लगेगा, ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से चीज़ों को इस बार भी देखना शुरू किया है और अपने ऑडिट प्लान को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि वो नया सिस्टम के लिए भी वैलिड रहे। तो ये फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाएगी। जी, बात समझ आती है? यस सर। ओके। अच्छा, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं आपने जब ऑडिट प्लानिंग कर रहे होते हैं? क्या क्या आपके पास इश्यूज
अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑडिट पे आ रहे हैं तो आपको तो नहीं पता एग्जैक्टली कि यहाँ क्या क्या कंट्रोल इश्यूज हैं, लेकिन चूंकि आप एक एक्सपीरियंस ऑडिटर हैं तो आपको पता है कि आम तौर से आईएएस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन से इश्यूज आते हैं। ठीक, तो उन चीज़ों को आपने देखना है। अच्छा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर पिछले 5 साल से ऑडिट कर रहे हैं, तो अब आपको पता है कि क्या क्या मसले आते रहते हैं, और आपके जहन में ये चीज़ भी रहनी चाहिए कि क्या नए मसले आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता चला कि उन्होंने अपने सिस्टम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस भी करवाई हैं। तो आपने कहा ठीक है, इसमें क्या क्या इशू, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने आसान एग्जांपल ले लें कि उन्होंने अपनी बैंकिंग में, फॉर एग्जांपल बैंक था, इसको ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आप सोचें कि क्या क्या कंट्रोल इश्यूज आ सकते हैं, उसको देखें। अच्छा, ये भी देखें कि हो सकता है उन्होंने कोई टेक्नोलॉजीज चेंज की हों, कोई प्रोटोकॉल्स चेंज किए हों, कोई हार्डवेयर चेंज किया हो, सॉफ्टवेयर चेंज किया हो, तो इस चीज़ को भी अपनी प्लानिंग में शामिल रखें। कोई बिजनेस प्रोसेस को चेंज कर दिया हो, फॉर एग्जांपल कल स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि जो फॉरेन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन, और उसके साथ उसके लिए वो जो पाकिस्तान के 8 बड़े बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक, तो अब इन बैंकिंग के बिजनेस प्रोसेसेस में चेंज आ रही है कि जी वो 10-15 मिनट के अंदर कहीं से भी बैठ के दुनिया में कुछ इन्फॉर्मेशन डालें, कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालें, और 2 दिन के बाद उनका अकाउंट खुल जाएगा। तो अब बैंक के बिजनेस प्रोसेस के अंदर चेंज आई है। तो अब अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें अपनी प्लानिंग में कि भाई ये इनका बिजनेस प्रोसेस चेंज हुआ है, तो इसमें अब कुछ नए इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा एनहांस इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ज़ाहिर है कि नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो आप अपनी प्लानिंग में इस चीज़ को भी शामिल रखें कि इस बार हम ये नई टेक्निक यहाँ पर लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल एक टेक्निक जो कि अब खासी कॉमन हो चुकी है, उसका जिक्र भी हम करेंगे, तो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, वो है कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, इस बार जो है हम कैट को भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कैट क्या है, ये पूरा हमारे टॉपिक के आगे तो आप बात कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है व्हेन यू आर डूइंग ऑडिट प्लानिंग। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज एवरीबॉडी विद मी? जी सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये तो बहुत ही बुरा हाल है, लोग जो है वो सो रहे हैं और खो रहे हैं। 11 people have joined, बाकी सब लोग क्या कहते हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, घोड़े बेच के सो रहे हैं। आई थिंक इन्फॉर्मेशन तो सबको मिल गई थी। Yes, sir. अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपको कल भी हमारी 9 से 11 क्लास है, ठीक है ना? Okay, sir. ठीक है, ये मैंने डाल दिया था मैसेज, पर मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपडेट भी कर दूँ। अच्छा, जब आप ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो आपको पूरे एनवायरनमेंट को समझना है। फॉर एग्जांपल मैं इस बैंक, इस एयरलाइन, इस कार मैन्युफैक्चरर या रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट बनाने वालों का ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो मैं समझूंगा इस बिज़नेस की सारी प्रैक्टिसेस को। मुझे पता होना चाहिए बैंक कैसे काम करता है, बैंकिंग क्या होती है, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, एयरलाइन क्या होती है, होटल क्या होता है, क्योंकि अगर वो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके ना, ऑडिटिंग के लिए कॉम्पिटेंस बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए इनकी बिज़नेस प्रैक्टिसेस क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, मुझे पता होना चाहिए कि इनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, कौन सा सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। अच्छा, प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं? जब आप कोई प्लान बनाएंगे तो पहला स्टेप ये है, जो कई दफ़ा आ गया, कि मुझे उस बिज़नेस को अच्छी तरह से समझना है। अगर मैं प्लान बना रहा हूँ आपके होटल का ऑडिट करने का, तो मुझे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इस होटल का मिशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके प्रोसेसेस क्या हैं। ठीक है,
क्योंकि ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब तक आपको नहीं समझ आएगा कि क्या इदारा है उसका ऑडिट नहीं हो सकता। फिर मुझे देखना है कि उस इदारे की पॉलिसीज़ क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक, उनका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अब आपने मैनेजमेंट में पढ़ा है कि टॉल स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्लैट स्ट्रक्चर हो सकता है, यस ना? सर ये बातें की भी है ना आपने? ठीक है। हायरार्की फिर बड़ी होती है फिर। ये आवाज़ हल्की आ रही है। अच्छा देन मैं प्लानिंग करने में रिस्क चेक करूँगा कि इस इदारे का रिस्क असेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। रिस्क असेसमेंट से आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि यहाँ क्या क्या रिस्क हैं, यहाँ क्या क्या रिस्क हैं। और हर बिजनेस के, हर सिस्टम के अपने रिस्क होते हैं। तो हम चेक करेंगे कि रिस्क असेसमेंट कितना अच्छा हुआ। ठीक है, और रिस्क असेसमेंट हमारा अगला टॉपिक भी, और रिस्क की कई दफ़ा बात हम कर भी चुके हैं पीछे। तो मैं इवैल्यूएट करूँगा कि रिस्क असेसमेंट सही हुआ या नहीं, क्योंकि अगर रिस्क असेसमेंट सही हुआ है तो सारे के सारे रिस्क मेरे सामने होंगे, तो फिर ऑडिट करना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक अप्रोच होती है दैट इज़ कॉल्ड रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच, उसका भी जिक्र आगे आ रहा है डिटेल में। अच्छा, एक चीज़ है प्रिवेसी इम्पैक्ट एनालिसिस। कल हमने बात की थी प्रिवेसी की, कल या परसों। क्या होती है प्रिवेसी? प्राइवेसी क्या होती है? सर पर्सनल। हाँ, प्राइवेसी सर, हाँ देखिए प्राइवेसी जो है इज़ माई राइट, प्राइवेसी इज़ माई राइट। ठीक है, ये मेरा हक है कि मैं अपने मुतालिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता चले, ये ना पता चले, तो ये मेरा हक है। तो हर इदारे के अंदर ना प्राइवेसी इम्पैक्ट एनालिसिस होता है। फॉर एग्जांपल अब बैंक है, बैंक अगर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट ना रखें तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और मैं जाके सबको बता देता हूँ, मैं बैंक का एम्प्लॉई हूँ, कि भाई ये जो है इसके पास तो इतने अरब रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है आप नहीं चाहते बताना लोगों को, ये आपका हक है। और अगर मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल ये बैंक ने डिस्क्लोज कर दिया, तो आप बैंक पे केस कर सकते हैं। यस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स के पास होते हैं। अब आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि आपको क्या बीमारी है। ठीक है, और वो हॉस्पिटल वालों ने सबको बता दी थी इनको तो ये बीमारी है, ये तो मरने वाले हैं। ठीक, तो अब क्या होगा? आप केस कर देंगे उन पर। तो इस किस्म की चीज़ें जो ना, ये भी आपको इवैल्यू चेक करने होती है कि प्राइवेसी इम्पैक्ट एनालिसिस हुआ है सही से या नहीं हुआ। ठीक है, ताकि फिर आपको पता होगा कि किन चीज़ों को प्राइवेट रखना है, किन चीज़ों को प्राइवेट नहीं रखना। तो ऑडिट में इसका ख्याल आप रखेंगे। अच्छा, फिर आप रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, रिस्क एनालिसिस का भी जिक्र आगे आ रहा है तो उसको हम वहीं कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं जी? प्लानिंग में आप इंटरनल कंट्रोल का एक रिव्यू करते हैं कि भाई यहाँ पर इनके क्या क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और इसकी भी डिटेल्स आगे आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ हम बात कर लें, अगर यहाँ पर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो मेरे ख्याल है कि गड़बड़ के चांसेस कम होंगे। यस नो? यस सर। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो मैंने कहा मारे गए। अब तो यहाँ पर बड़ा डिटेल में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको टेक्निकली हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहते हैं, जिक्र करेंगे आगे। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है जी? प्लानिंग में ऑडिट स्कोप सेट करना। ऑडिट स्कोप का मतलब है कि अब आप बाउंड्री सेट करेंगे जी, हमारे ऑडिट में शामिल है ये ऑनलाइन बैंकिंग, हमारे ऑडिट में शामिल है सिर्फ और सिर्फ ये होटल का रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, या एयरलाइन का रिजर्वेशन सिस्टम,
या ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि अगर आप स्कोप सेट करेंगे तो फिर उसी के अंदर रहते हुए ऑडिट करेंगे। यस नो? और अपना Yes, ऑब्जेक्टिव sir. भी सेट कर लेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो मैंने आपको इन जनरल दिखा दिया है कि ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं CIA, ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो प्लानिंग में आप ये ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लेते हैं। फिर आप एक ऑडिट अप्रोच डेवलप करते हैं। अब ऑडिट अप्रोच आमतौर से आजकल जो फॉलो होती है वो है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच, ठीक है। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच मैंने आपसे कहा इसका जिक्र अच्छा खासा आ रहा आगे, लेकिन सेंट्रल आइडिया ये है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का कि जिस एरिया में रिस्क ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करें। बात समझ आ रही है? जिस एरिया में रिस्क ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करें, जिस एरिया में रिस्क कम है उस पर कम फोकस Yes, sir. करें, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, फिर आप क्या करते हैं जी, आप लोगों को अपॉइंट करते हैं कि यार ठीक है, हमारी ये जो है ना ऑडिट टीम में ये लोग होंगे, ठीक है, और हो सकता है एक आध बंदे को मैं दूसरे शहर से बुलाना पड़े, तो इस किस्म की चीज़ों को भी आप प्लान कर रहे होते हैं कि कब आएगा कब जाएगा। तो ये सारी की सारी प्लानिंग में चीज़ें आ गई। अच्छा, ऑल्दो ये बात मेरे ऑब्जेक्टिव में भी लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखी हुई है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप नोट करिए कई जगहों पे आई थी पीछे, जब हमने पढ़ा था कंट्रोल फ्रेमवर्क्स, उसके अंदर भी हमने कहा था कि आपके पास जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप देखिए ऑडिट में भी आप ये चेक करते हैं और इसका जिक्र कई दफ़ा आ रहा है, और ये मैंने दोबारा हाईलाइट किया है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो भी आपने देखना है कि लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। तो आप प्लानिंग करते वक्त ज़रूर देखें कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कमर्शियल एंटिटी हैं तो आपके पास ज़ाहिर है कि आपको कंपनीज एक्ट 2017 को भी फॉलो करना है, आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को भी फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। SECP की रिक्वायरमेंट्स हैं, FBR की रिक्वायरमेंट्स हैं, सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको टेलीकॉम कंपनी है तो साथ साथ आपको PTA का भी पता होना चाहिए, यानी इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट के साथ साथ कि डॉक्यूमेंट्स पर्टिनेंट लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी लॉज है ना उनका आपको पता भी होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स का, और वो आपके पास उनके डॉक्यूमेंट भी मौजूद होने चाहिए। इसलिए कि हो सकता है कि ड्यूरिंग ऑडिट आपको उनको रेफर करना पड़े, जैसे कंपनीज एक्ट को खोल के देखना पड़ गया, आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को खोल के देखना पड़ गया। अच्छा, assess whether management and the IS function have considered the relevant external requirements। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये इदारा जिसका मैं IS ऑडिट करने आया हूँ ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है या नहीं करता। आपको अंदाज़ा है कि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो होते हैं तो ज़िंदगी आसान है। आपको अंदाज़ा है कि यार ये जो है ना इनको तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी नहीं पता, तो आप सोच लें कि यहाँ पर बहुत सारे मसले आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखें कि जो जिस IS डिपार्टमेंट को आप ऑडिट करने आए हैं इनके डॉक्यूमेंट्स को देखें, उनसे भी आपको पता चलेगा कि जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो ये लोग करते हैं या नहीं, ठीक है। तो उससे आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पॉलिसीज़ को, रूल्स को, रेगुलेशंस को एडहियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस ऑडिट में। जी, तो समरी है कि जब मैं ऑडिट प्लानिंग करूँगा तो मैं देखूँगा कि इस इदारे के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज हैं, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इदारा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो मेरे लिए काम आसान है और नहीं करता तो फिर मेरे लिए मुश्किलात है। जी, बात समझ आती है? Yes, sir. गुड। अच्छा जी,
नेक्स्ट इज roles and responsibilities of internal, external and information technology auditors. क्या roles and responsibilities हैं? बेसिकली तो आपको पता है ऑडिट इज इंस्पेक्शन, लेकिन इंस्पेक्शन ऐसे नहीं है कि आप उठे और चले गए. ऑडिट करेगा एक कॉम्पिटेंट आदमी, सिस्टमेटिक प्रोसेस. इंडिपेंडेंट आदमी, सिस्टमैटिकली करेगा, ठीक है, और वो करते हुए इन चीज़ों को देखेगा कि जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं. अब जो थोड़ा सा एक फ़र्क आएगा, ज़ाहिर है कि इंटरनल ऑडिट का थोड़ा सा फोकस अलग होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर का फोकस अलग होता है, और आईटी वाले का फोकस थोड़ा अलग होता है. तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट डाल दी है, सिंस इट वाज अ टॉपिक इन द कोर्स, तो वी हैव डन दिस. इंटरनल ऑडिटर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? तो उसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी उसको इंटरनल ऑडिट दिया गया, ठीक है, वो उसको टाइमली बेसिस पे पूरा कर दे. अच्छा, रिस्क बेस्ड का जिक्र मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, आगे हमारा टॉपिक है, वो हम बात कर लेंगे. तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी काम दिया गया उसको, अच्छा बल्कि पहले काम आप लोग करें यार, मुझे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर का फ़र्क थोड़ा सा बताएं, फिर आगे चलते हैं. चलें, यू पीपल डू इट. सर इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी के अंदर ही होता है, और एक्सटर्नल इंटरनल, ऑडिटर एससीसीपी की रिक्वायरमेंट है कि बाहर से आते हैं ना. ठीक है, गुड. और बताएं जी. और जी, बाकी हजरात क्या कह रहे हैं जी? ख़वातीन हजरात, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? That's it. सर इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी का अपना एम्प्लॉय होता है, और जो एक्सटर्नल होता है उससे जो गवर्नमेंट जिससे भेजती है आपकी तरफ ऑडिट कराने के लिए. गवर्नमेंट भेजती है मतलब कुछ. गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो होते हैं ना सर, वो क्या आप अपना ऑडिट करवाएं तो वो गवर्नमेंट अपना ऑडिटर भी तो भेजती है ना. सर जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं सर, ये कंपनी के अंदर जो मसाइल होते हैं वो देखेंगे सर, और जो एक्सटर्नल होंगे सर वो. आपकी आवाज़ कट रही है. सर अब आवाज़ सही आ रही है सर? नहीं. जी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे. सर अब आवाज़ आ रही है सर? अब आ रही है. जब आप पूछते हैं कि आवाज़ आ रही है तो वो वाली आवाज़ आती है, उसके बाद नहीं आती. सर जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं अब फिर नहीं आ रही. प्रॉब्लम कर रहा है. जी, कोई और बता दे जी. Someone else can do it. No one? सर मैंने टाइप करके बता दिया. हेलो, जी जी बोले. टाइप करके बता दिया सर. सॉरी, टाइप करके बता दिया सर. क्या करके बता दिया? टेक्स्ट पे बता दिया सर. अच्छा, टेक्स्ट पे बता दिया. चलो मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट पे क्या बता दिया आपने.
लास्ट में, अच्छा मुझे आपने मुझे टेक्स्ट किया या क्लास में टेक्स्ट किया? तो नीचे सर टेक्स्ट है सर क्लास अच्छा की इसमें चैट टेक्स्ट किया आपने, सॉरी चैट में, इसमें सर आपने बता इंटरनल दिया। ऑडिट जो थ्रू आउट द ईयर होता है और एक्सटर्नल हम्म, ऑडिट जो ईयरली होता है। चलो ठीक, चलो ठीक है, लेट्स क्विकली सी द डिफरेंसेस। आपके पास जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, वो ज़ाहिर है कि इंटरनल का मतलब है कंपनी का अपना बंदा है, ठीक है, और एक्सटर्नल जो है बाहर से आता है, ठीक है। गवर्नमेंट का नहीं होता है, ऑडिट फर्म्स से होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑडिट भी हो सकते हैं, वो फिर एक अलग केस है। एफबीआर ने अपना ऑडिटर भेज दिया, वो एक अलग चीज़ है। तो इंटरनल आपका कंपनी का अपना बंदा है, एक्सटर्नल जो है वो सीए फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का बंदा होगा, ठीक है। और इंटरनल ऑडिटर जो है वो सारी चीज़ें देखता है आपकी, ठीक है, इसीलिए इसका स्कोप ज़्यादा होता है। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उसका फोकस होता है, और उससे जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको लगता है वो उनको देख लेगा, ठीक है। और ज़ाहिर है कि ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर वंस अ ईयर आ रहा होता है या ट्वाइस अ ईयर आ जाएगा इंटर्न के लिए और फिर फाइनल ऑडिट के लिए। लेकिन इंटरनल ऑडिटर तो आपके पास हर वक्त ही होता है, हर पूरा साल हो रहा होता है। और इंटरनल ऑडिट जो है वो क्या है, वो चीज़ के होने से पहले होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ करने लगे तो पहले उसको आप ऑडिट करवा लें। एक्सटर्नल ऑडिट का नुकसान या फ़ायदा यह है कि वो चीज़ के होने के बाद होता है, पूरा साल काम हो गया फिर वो चेक करने आया, ठीक है। सर जबकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो हर चीज़ के होने से पहले चेक कर लेगा, ठीक है जी। यस सर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनका क्या क्या काम है। काम सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी अभी होने लगी है। अभी क्या चलो भाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हो रही है शो? जी सर। अच्छा जी, तो इंटरनल ऑडिटर जो है जो भी उसको काम दिया गया उसको टाइमली बेसिस पे करे, ठीक है। इसके अलावा क्या करे जी, assist on various audit projects and matters and focus on revenue assurance। उसका काम ये कि हर चीज़ सही हो, हर चीज़ सही हो और कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो आता रहे, कि जब गड़बड़ होगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा। और क्या काम है उसका जी, कंडक्ट रिस्क इवैल्यूएशन। उसको किसी भी डिपार्टमेंट का हमने फाइनेंस का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का रिस्क इवैल्यूएशन का काम दे दिया, वो उसको करेगा, ठीक है। इसके अलावा उसका ये भी काम है कि जी इम्प्लीमेंट इंटरनल ऑडिट टास्क in areas of risk management and internal control, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होगा, इंटरनल कंट्रोल्स की डिजाइनिंग में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा perform all assigned audit assignments at financial, operational and administrative processes and systems। ये बात मैंने आपसे कही थी ना, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो ये इंटरनल ऑडिटर जो है आपके हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसके अलावा वो ये भी करता है कि जी इवेलुएट इंटरनल ऑडिट सूटेबिलिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस। ये भी उसका काम है कि चेक करे कि इंटरनल ऑडिट जो है वो सही काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल सही काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी चेक करना कि हम जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे इदारे पे लागू होते हैं उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सारे वो फाइनेंशियल चीज़ों को भी देखता है कि आपकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग है, रिपोर्टिंग है, वो सही हो रही नहीं हो रही। बल्कि अगर आप इस एंगल से देखें
तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं वो चेक करते हैं कि आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी वर्किंग अच्छी है, तो फिर वो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ इंटरनल ऑडिट का फंक्शन ही नहीं है, या पता चला वो फंक्शन है स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर ज़्यादा थॉरली चेक करेंगे आपको। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपके पास इंटरनल ऑडिटर है, उसका काम प्लानिंग, रिपोर्टिंग, स्कोपिंग, एक्सिक्यूशन, इसमें भी है कि जो भी ऑडिट होगा उसके अंदर वो पार्ट होगा उसका, उसकी प्लानिंग में, उसकी रिपोर्टिंग में, ठीक है। इसके अलावा इवेलुएट कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्रोसेसेस एंड ट्रांजैक्शंस, ये भी उसका काम है। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आपके पास बिजनेस के प्रोसेसेस हैं, उसको चेक करें। आई रिपीट, मैंने पहले भी कहा था कि वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, हर चीज़ को देखता है। बल्कि आजकल आप देखिए बैंक्स के अंदर और कुछ और इदारों के अंदर देयर इज़ ए शरिया कंप्लायंस का भी सिलसिला शुरू हो गया है। शरिया ऑडिट्स हो रहे हैं, शरिया कंप्लायंस ऑडिट हो रहे हैं, शरिया एडवाइज़र्स हैं। तो वो जो शरिया एडवाइज़र्स हैं वो बेसिकली देख रहे होते हैं कि हर चीज़ जो है, जो बिजनेस, फॉर एग्जांपल बैंक, इस्लामिक बैंक है, वो किसी को गाड़ी दे रहा है, घर दे रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को, बिजनेस प्रोसेस को चेक करेंगे कि इसमें तमाम शरिया की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं या नहीं, ठीक है। तो वो भी एक इंटरनल ऑडिट ही है, लेकिन वो इंटरनल ऑडिट जो है स्पेसिफिक है टुवर्ड्स शरिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ आती है? यस सर। यस अच्छा सर। जी, और क्या काम है इंटरनल ऑडिटर का कि जी आइडेंटिफाई इंटरनल ऑडिट कंट्रोल एनवायरनमेंट एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो ये भी देखता रहे कि हमारे यहाँ इंटरनल ऑडिट को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। कंडक्ट टेस्टिंग adhering with accreditation and varied regulatory requirements। अच्छा जी, इसके अलावा उसने ये भी चेक करना है कि जो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका रेगुलेटर पीटीए है, आपका रेगुलेटर जो है वो एफपीआर भी है, एससीसीपी भी है, ठीक है। तो अगेन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो चेक करता रहता है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑडिट होता है उसका भी प्रोग्राम बनता है कि इस महीने किसका ऑडिट होगा, इस महीने किसका ऑडिट होगा। तो जितने भी ऑडिट्स होने उसकी प्रोग्राम्स ही बनाता है, ठीक। एक लंबी लिस्ट है बिकॉज ही हैज टू डू ऑल दिस। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बाहर का बंदा होता है, तो उसका काम होता है कि ऑडिटिंग प्रोसेस को प्लान करे। अगर वो उसका, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान रेलवेज को ऑडिट करने चले गए, तो आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है, ठीक है। और फिर जाके आपने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, ठीक है, कि जितने स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं, रेगुलेटर के मुताबिक हैं, ठीक है। उनके सिस्टम को, उनके कंट्रोल्स को चेक करना है, उनके रिस्क मैनेजमेंट को चेक करना है, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखें जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसका स्कोप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती है वो उसको भी चेक कर सकता है। तो हो सकता है कि उसको आपकी थोड़ा बहुत आईटी को चेक करना पड़े, थोड़ा बहुत एचआर को चेक करना पड़े, थोड़ा बहुत और चीज़ों को चेक करना पड़े, तो वो चेक कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर उसको आपके इदारे में कोई फ्रॉड नज़र आता है तो वो फ्रॉड भी हाईलाइट करेगा। ऑडिटर का काम क्या होता है? फ्रॉड पकड़ना, यस नो? जी सर। जी, इसका जवाब ज़रा सबसे चाहिए मुझे, तो चैट में ज़रा जवाब दें कि ऑडिटर का काम है कि वो फ्रॉड को पकड़े। एवरीबॉडी यस नो रिप्लाई करें सर। सर ऑडिटर का काम तो नहीं होता ना और फ्रॉड पकड़ना। तो ज़रा ये लोग यस नो जवाब दे दो, तो फिर देखते हैं कितने लोग यस कहते हैं, कितने लोग नो कहते हैं। आई डोंट यस, थिंक क्योंकि अच्छा ठीक है, तो आप नो लिख दें। दो लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 3 यस आ गए।
एक नो आ गया है। सर क्योंकि ऑडिटर जो सैम्पलिंग बेस पे काम कर रहे होते हैं तो वो फ्रॉड को पकड़ना उनका काम नहीं होता है। दो लोगों ने नो कहा, बाकी ने यस ही कहा है। देखें, दिस इज ऑडिट के अंदर हम एक चीज कहते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन गैप है। लोग ये समझते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ऑडिटर हैज कम इन डिटेक्ट एन ऑडिट, सॉरी डिटेक्ट अ फ्रॉड, जबकि ऑडिटर का काम नहीं है फ्रॉड को पकड़ना। ठीक है, हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उसको फ्रॉड नजर आता है तो ही विल शी विल इन्वेस्टिगेट। ठीक है, उसके पीछे पड़ जाएंगे फिर वो। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो आया ही फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए तो ये गलत है। ठीक है, और दूसरा एक एक्सपेक्टेशन गैप ये भी होता है कि लोग ये कहते हैं कि ऑडिटर जो है उसने सब चीज़ें चेक की हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है कि दे डू इट ऑन सैम्पल बेसिस। ठीक है, लेकिन अगर फ्रॉड सामने आ गया और फिर उसने आके बंद की तो ये फिर गलत है। आई थिंक जो आपका ISA 240 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240, that is about fraud and all, right?
जी सॉरी। तो फ्रॉड अगर उसके सामने आ जाए तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, और मतलब डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसको काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जी कोई स्पेसिफिक इशू उसको दे दिया जाए, उस पर वो बैठ के ऑडिट कर लें। फॉर एग्जांपल कोई कॉस्ट ऑडिट, स्पेशली ये बिजली कंपनियों का भी कॉस्ट का इशू आ रहा है, या शुगर कंपनियों का, तो इस किस्म का भी चीज़ हमें दी जा सकती है कि इसको बैठ के वो चेक करें, ठीक है। और फिर वो ऑडिट फाइंडिंग्स को ज़रा एक्सप्लेन करेगा, और एक्सप्लेन करके लोगों को मतलब बताएगा, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट देगा। तो ये सारे के सारे काम हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट अगैन आईटी ऑडिटर में है या आईएएस ऑडिटर में है। तो आईएएस ऑडिटर या आईटी ऑडिटर का क्या काम है जी कि ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट रिपोर्टिंग, इन सब में उसको इन्वॉल्व होना, ठीक है। कोऑर्डिनेट, प्लान एंड एक्सिक्यूट ऑडिट एक्टिविटीज़, तो ऑडिट करना भी है उसने, ठीक है। इम्प्लीमेंट, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ऑडिट टेस्ट प्लान्स, ठीक है। इसके अलावा जो आपके टेस्ट, जो भी ऑडिटिंग जब आपने करनी है तो उसमें आपने जो चीज़ें टेस्ट करनी है उसका प्लानिंग भी आपने करनी है। ऑडिट स्कोप भी आप ही ने बनाना है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव भी आप ही ने बनाने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिस्क एंड रेकमेंड करेक्टिव स्टेप्स, तो अगर आपको कोई गड़बड़ नज़र आती है तो वो भी आप ही ने डिटर्मिन करनी है। इसके अलावा आपका काम है कि बाकी तमाम डिपार्टमेंट से भी आप कोऑर्डिनेट करें, बिकॉज ज़ाहिर है कि सिस्टम तो हर जगह चल रहा होगा ना। ऑडिट प्रोग्राम भी आपने बनाना है, मेक श्योर करना है कि इदारे की तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर कवर हों। ऑडिट प्रायोरिटीज़, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पहले देखनी है, क्या चीज़ बाद में देखनी है, ये सब भी आपने चेक करना है। इसके अलावा वही वाली बात कि जो भी आपके पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने फॉलो करना है, और इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे जो आईएएस ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं वो दे दिए हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। फिर अगेन जो भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी वो आपने कम्युनिकेट करनी है, और ये भी आपने इंश्योर करना है कि जो रिकमेंडेशंस आप दें वो जो भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की रिकमेंडेशंस हैं वो फॉलो हों, ठीक है। बाकी जितनी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने पूरी करनी है। क्लाइंट से जो मीटिंग्स करनी है वो आपने करें, उसके अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करना है आईएएस ऑडिट के हवाले से, वो भी आपने करना है, ठीक है। हर चीज़ को आपने बड़ा प्रॉम्प्टली करना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उनको आपने फॉलो करना है, ठीक। सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने रखनी है, ठीक जी। चीज़ क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर ये मैंने येलो कर दी है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आइडिया देने के लिए कि जो आईएएस ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। एक को कहते हैं जनरल स्टैंडर्ड्स, एक को कहते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, और एक को कहते हैं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो पीछे भी नोट करें, हमने यही बात की है कि आपने क्या करना है, ठीक है, और फिर रिपोर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल जनरल स्टैंडर्ड में आपके पास वो कहते हैं जी आपको ऑडिट चार्टर बनाना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, इदारे से भी प्रोफेशनली भी इंडिपेंडेंट होना है, आपके पास रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करना है, आपने प्रोफेशनल केयर का मुजाहरा करना है, प्रोफिशिएंसी का मुजाहरा करना है, क्लेम्स को चेक करना है, क्राइटेरिया के मुताबिक काम करना है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में जैसे कि आपको एंगेजमेंट प्लानिंग करनी है, रिस्क असेसमेंट करना है, चीज़ों को परफॉर्म करना है, मटीरियलिटी को देखना है। अच्छा, इसका जिक्र आगे आएगा, मटीरियलिटी का हम बात करेंगे। एविडेंस कलेक्ट करनी है, और जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो किसी और से करवाएं, ठीक है। इर्रेगुलरिटीज़ को डिटेक्ट करें, और रिपोर्टिंग में यह है कि चीज़ों को रिपोर्ट करें और फिर फॉलो अप करें कि जो हमने रिपोर्ट किया था वो चीज़ हो गई या नहीं, ठीक है जी।
यस नो? जी सर। जी अच्छा, सर। बार वे छोटा सा एक ब्रेक ले Sir. लेते हैं। उसे ब्रेक लेना नहीं चाहिए बिकॉज वी स्टार्टेड वेरी लेट, लेकिन ये है कि अब ये खुश्क सा टॉपिक है ऑडिट, इसीलिए इसको हमने आखिर में भी रखा हुआ है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, 5-7 मिनट का, पानी वानी पी लें, थोड़ा सा कब एंड रिलैक्स होगी कर। क्लास? सॉरी? एंड कब होगी? अच्छा नहीं, हमारी क्लास एंड 11 बजे होनी है। यस नो? यस सर। हाँ, देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेक। सॉरी सॉरी Yes, सॉरी, sir. मैं समझा शायद 11:30 तक है। सॉरी, नो 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 ब्रेक जी, एवरीबॉडी बैक। अच्छा, रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस, पीछे जिक्र आया था तो हमने ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन अगर आप याद करें, रिस्क का जिक्र हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया था और इसके अलावा भी किया था। तो अब ज़रा आप लोग याद दिला दें, व्हाट इज़ रिस्क? क्या होता है रिस्क? सर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सर। प्रोबेबिलिटी से तो सिर्फ नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदे के पर्सनल आंसर एग्जांपल ले लें, की एक चीज के बंदे साथ जो स्लिप होने के चांसेस 100% है, तो सिर्फ इससे पता चल जाएगा रिस्क। सर किसी चीज के साथ जो अनसर्टेनिटी सर रिलेट होती है सर, वही रिस्क होती है सर। अगर आप ये कहना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी, तो फिर साथ में आप ये भी कहें इम्पैक्ट। अगर ये वाली डेफिनेशन यूज करना चाहते हैं, तो किसी चीज़ में रिस्क उस वक्त ज़्यादा होता है जब उसके होने का चांस भी ज़्यादा हो और उससे होने वाला नुकसान भी ज़्यादा हो। तो दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, प्रोबेबिलिटी ओके और सर। इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर कहीं पर ज़लज़ला आने का चांस ज़्यादा है और आपको पता है ज़लज़ला जब भी आएगा तो लॉस ज़्यादा ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिस्क ज़्यादा है। अगर कोई एक चीज़ कम हो जाती है ना, प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाए या इम्पैक्ट कम हो जाए, तो रिस्क कम हो जाता है। बहरहाल हम एक और अंदाज में उसको देखते हैं। तो हमने कहा था कि रिस्क की एक आसान तरीन डेफिनेशन इज फियर ऑफ लॉस। जब भी आपके पास कहीं खतरा है नुकसान होने का, तो वो रिस्क है। जी, ये याद है? यस सर। Yes, sir. फियर ऑफ लॉस। अब फियर ऑफ लॉस जो है, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि जी, द पोटेंशियल दैट अ गिवन थ्रेट will exploit vulnerabilities of an asset or a group of assets to cause loss or damage to the assets. तो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हो गए, बट इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी चीज़ में कोई वीकनेस है और आपको लगता है कि ये वीकनेस एक्सप्लॉइट होगी और इससे आपके एसेट्स को या आपके एसेट्स को, किसी एसेट को या ग्रुप ऑफ एसेट्स को नुकसान पहुंचेगा, तो ये रिस्क है। ठीक, अगर ये चांस मौजूद है कि आपके पास कोई एसेट है और उस एसेट को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये रिस्क है। आई रिपीट, अगर आपके पास कोई एसेट है और ये चांस है कि इस एसेट को नुकसान पहुंच सकता है, तो दिस इज रिस्क। ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि द इम्पैक्ट और रिलेटिव सेवरिटी, इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छा, इम्पैक्ट जो है पहले पढ़ लें फिर मैं आपको बताता हूँ। द इम्पैक्ट ऑफ और relative severity of the risk is proportional to the business value of the loss, damage and to estimated frequency of the threat. तो ये वो बात होगी जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे कि देखिए, रिस्क ज़्यादा होगा अगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके होने का चांस ज़्यादा हो। ठीक है, अगर किसी बिजनेस, फॉर एग्जांपल, कोई गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ की वजह से आपके बिजनेस को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है रिस्क ज़्यादा है। यस नो? यस सर। एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। आपके पास
आप एक डायमंड कंपनी है, डायमंड बनाते हैं आप, ठीक है। अब डायमंड एक महंगी चीज़ है और छोटी सी चीज़ है। लेट्स से आपके कंट्रोल्स स्ट्रांग नहीं है और यहाँ से डायमंड्स चोरी हो रहे हैं और बड़े फ्रीक्वेंटली चोरी हो रहे हैं, हर हफ्ते ही कोई वाक़या हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है। और आप नोट भी कर रहे हैं जो एक्सपेंसिव तरीन डायमंड्स हैं वो चोरी हो रहे हैं, तो इससे आपके बिजनेस को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है ना। यस सर। तो रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सिक्योरिटी टर्म्स में आ जाए कि आप देख रहे हैं आपके सिस्टम पे बहुत हैकर अटैक हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हर दूसरे दिन अटैक हो रहा है, और आपको पता है कि अगर ये अटैक कामयाब हो गया तो आपके कस्टमर्स का डेटा चोरी हो जाएगा। लेट्स अगर आप एक बैंक हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स का डेटा चोरी हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये एक अच्छा बड़ा रिस्क है। क्यों बड़ा रिस्क है? एक तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और इम्पैक्ट ये है कि अगर आपके 1 लाख क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स का डेटा चोरी हो गया तो आपकी तो बैंक की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई। बड़ा रिस्क है, यस नो? यस सर। अच्छा, जब हम ऑडिट रिस्क निकालते हैं तो 3 चीज़ों को देखते हैं और फिर हमारे पास ओवरऑल ऑडिट रिस्क आता है। वो क्या है जी? तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क, पहले ये इक्वेशन देख लें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओवरऑल ऑडिट रिस्क जो है that is equal to inherent risk plus control risk, multiplied by control risk multiplied by detection risk, ठीक है। तो 3 चीज़ें, inherent risk, control risk and detection risk। इन 3 चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो you get to know overall audit risk। inherent risk क्या है? इसको समझने के लिए अगर आप लफ्ज़ inherent का मतलब जानते हैं तो आसान हो जाएगा। तो what is the meaning of inherent? जी, what is the meaning of inherent? सर किसी चीज के साथ इनबॉर्न जो रिस्क होता है सर। गुड। किसी चीज़ का जो बिल्ट इन रिस्क है, उसके अंदर है रिस्क मौजूद है, उस चीज़ का अपना रिस्क बिल्ट इन, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन बिल्ट, ठीक है ना। तो वो रिस्क जो है वो आपका क्या है? इनहेरेंट रिस्क है। अब मिसाल दे दें कोई आप। गिव अ मिसाल। सर इनहेरिट रिस्क रिपीट कर दो। सर ऐसी कोई इनहेरेंट का सर मतलब जो होता है बिल्ट इन। इनहेरेंट का मतलब होता है बिल्ट इन, वो चीज़ उसका हिस्सा है, इन बिल्ट है। जी सर हम कोई मशीन बनाते हैं सर, वो सर हमें पता ही होगा कि सर ये टाइम के साथ डिप्रिशिएट होगा सर, मतलब उसकी डिप्रिशिएशन कहाँ से होगी सर, तो ये इसका इनबिल्ट जो है रिस्क है सर इसके साथ। रिस्क क्या? ये तो रिस्क तो नहीं हुआ सच। कोई और मिसाल दें। जी एनीवन एल्स? कोई और मिसाल? आप ही दे दें मिसाल दोबारा।
कोई और मिसाल दे दो। सर सोच ही रहा हूँ। अच्छा सोचें, अच्छा सोचें। लेट सपोज सर हम अगर कोई बैंक लूटना चाहे सर तो उसके साथ रिस्क है कि क्या सर हम एग्जाम्पल है? ये तो बड़ी अच्छा, चल ठीक है बताएं। सर अगर बैंक लूटना चाहें सर तो उसके साथ रिस्क है सर कि हम पकड़े जाएंगे सर। ये तो अच्छी एग्जाम्पल हो गई। लेकिन ये मुजरमाना एग्जाम्पल हो गए ना, हम तो कंट्रोल, डिटेक्शन, प्रिवेंशन सर उनकी बातें कर इसकी रहे एक हैं। एग्जांपल ये भी हो सकती है ना कि अगर हम कोई नया आईटी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें चांसेस है कि ये हैक हो सकता है या जब पर्सनल नहीं रह सकता। सर वो सिस्टम डेवलपमेंट सर जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे सर उसमें सर भी वो था सर, जो हम कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं सर तो उसके साथ रिस्क था कि सर ये हमारे जो हमने जिस पर्पस के लिए बनाया है सर वो ये मतलब उस पे पूरा आएगा कि नहीं वेरी आएगा गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक। लेकिन छोटी सी और सिंपल सी एग्जाम्पल भी ले लें, जैसे मैंने अभी आपको डायमंड की एग्जाम्पल दी थी, लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उनके अंदर ये बिल्ट इन रिस्क है कि वो चोरी हो जाए। क्या ख्याल है? जी सर। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, 2 करोड़ रुपए की मशीनरी है, वो रखी हुई है फैक्ट्री में और वहाँ कोई इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भी नहीं है, तो फिर भी ये मुश्किल काम है कि कोई उसको चोरी करे। यस नो? यस सर। कैश का इनहेरेंट रिस्क है कि वो चोरी हो सकता है, तो जो उसका अपना बिल्ट इन रिस्क है ना उस चीज़ का, वो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। कंट्रोल रिस्क ये है कि आपने जो कंट्रोल लगाया था इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए, वो प्रिवेंशन या डिटेक्शन ना हो सके। फॉर एग्जांपल हमने कंट्रोल लगाया था कि अगर कोई डायमंड चोरी होगा, पहले तो हमने कोशिश की थी कि डायमंड चोरी ना हो, तो उसके लिए हमने प्रिवेंट करने के लिए कुछ कंट्रोल लगाए थे, और फिर हमने ये कंट्रोल भी लगाए थे कि अगर हो जाए चोरी तो उसको हमें पता चल जाए। पता चला उन कंट्रोल्स ने काम ही नहीं किया, ना हमें ना वो चोरी से प्रिवेंट हुए और चोरी के बाद हमें पता भी नहीं चला, तो ये कंट्रोल रिस्क है। ये बात समझ आती है जी? जी सर। और डिटेक्शन रिस्क ये है कि ऑडिटर ने चीज़ों को डिटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं सका। ऑडिटर ने अपनी अकल तो लगाई, अपने तरीके तो लगाए, अपनी प्लानिंग तो की, अपने प्रोसीजर्स को फॉलो तो किया, बट कुडंट डिटेक्ट। ठीक, तो ये है आपके पास डिटेक्शन रिस्क। तो ओवरऑल रिस्क 3 चीज़ों से मिलकर बना, एक ये कि वो चीज़ उसके अपने रिस्क क्या है, प्लस मेरे कंट्रोल्स काम ना करें, और तीसरा ये कि जो ऑडिटर है उसके प्रोसीजर से वो चीज़ पकड़ी ना जाए। ये तीनों चीज़ों से मिलकर आपके पास बनता है ओवरऑल ऑडिट रिस्क। और ज़ाहिर है जितना ओवरऑल ऑडिट रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही आपको ज़्यादा केयरफुली, प्रोफेशनली, विद मोर सब्सटेंटिव का हम जिक्र करेंगे आगे, उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो इस बार 11 हम क्या कहते हैं, कल इंशाल्लाह 9 बजे मिलेंगे और यहाँ से थोड़ा सा वापस रिकनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।